आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। बच्चों, आपने माइकल फैराडे का नाम तो सुना होगा, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर एंड इलेक्ट्रोलिसिस पर, जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर इन्वेंट की, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर को बनाने में। वही माइकल फैराडे 1824 के आसपास ये स्टडी करना चाहते थे कि ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो अपने में से करंट पास होने देते हैं और ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो अपने में से करंट पास होने नहीं देते हैं। यानी देयर आर सर्टेन सब्सटेंस whose melt or aqueous solution conduct electricity. फैराडे ने ऐसे सब्सटेंसेस को जो जब वो अपनी मोल्टन स्टेट में होते हैं यानी पिघली अवस्था में होते हैं या जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाता है यानी पानी में उनका घोल बनाया जाता है, उस समय अपने में से करंट पास होने देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया। एंड द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब वो अपनी मोल्टन स्टेट में होते हैं या अपनी एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को नॉन इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया। He observed that कि there are certain substance, for example HCl, it dissociate completely into its ions। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड है एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में, ये भी डिसोशिएट कर जाता है कंप्लीटली। यदि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम लोग बात करें तो ये सोडियम आयन और OH आयन में डिसोशिएट कर जाता है। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड, जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी जब पानी में उनको घोलते हैं, दे गेट पार्शियली डिसोशिएटेड सपोज इनटू एसीटेट आयन और H आयन। इसी तरह से सपोज अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक्वस मीडियम में ये डिसोशिएट करता है अमोनियम आयन और OH आयन में। फैराडे ने ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं, उनको नाम दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। यानी द इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociate completely into its ion in solutions, those called as strong electrolytes। और ऐसे substance, ऐसे electrolytes which partially dissociated into its ions, those were called as weak electrolytes। अब यहां पर strong electrolytes के केस में जो रिएक्शन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में हो रही है, यानी अंडर द सेम कंडीशंस जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस कंबाइन करके रिएक्टेंट नहीं दे रहे हैं। सो ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होता है। सो फिर इक्विलिब्रियम कहां सेटअप होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और बैकवर्ड भी हो रही है। So the equilibrium setup between unionized molecules and its ions in solution called as a आयनिक इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे।
यानी जो इक्विलिब्रियम अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, जो आयोनाइज नहीं हुए हैं, यानी जो टूटकर जिन्होंने आयंस नहीं बनाया है उनमें, और उसके जो आयंस होते हैं सॉल्यूशन में, उन दोनों में जो इक्विलिब्रियम सेटअप होता है दैट इज कॉल्ड एज अ आयनिक इक्विलिब्रियम। यदि इनमें से किसी एक रिएक्शन पर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, सपोज यदि हम इस रिएक्शन की बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of the products divided by product of molar concentration of the reactants। अब क्योंकि हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज अ आयोनाइजेशन कांस्टेंट। हम इसको क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहेंगे। कभी कभी डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में कंफ्यूजन होता है कि कहां पर डिसोसिएशन का वर्ड यूज किया जाए और कहां पर आयोनाइजेशन का वर्ड यूज किया जाए। तो देखते हैं पहले डिसोसिएशन क्या होता है। डिसोसिएशन, सपोज वी हैव एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड हम कोई ले रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट हैं। when dissolved into the solution, when dissolved into the water, ये क्या करेगा? the ions are just separate out। ionic compound when dissolved into water, the ions are separate out। क्यों? क्योंकि उस आयनिक कंपाउंड में ऑलरेडी आयंस तो थे, जस्ट वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो अलग अलग हो गए। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिसोसिएशन कहेंगे। परंतु आयोनाइजेशन क्या है? फिर आयोनाइजेशन क्या है? व्हेन ए न्यूट्रल कंपाउंड, कोई भी एक न्यूट्रल कंपाउंड यदि हम ले लें, से HCl, when dissolved in water, then the molecule will split up into ions। उसमें आयंस नहीं थे लेकिन वो मॉलिक्यूल्स स्प्लिट अप हो गया और उसने आयंस प्रोड्यूस किए। देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ आयोनाइजेशन। So this is the basic difference between the dissociation and ionization। हमने पढ़ा है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोशिएट करते हैं, और इक्विलिब्रियम जो सेटअप होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही सेटअप होता है। आइए कंसिडर करते हैं ऐसा ही एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज हम एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड की बात करते हैं जो वाटर में डिसोशिएट करता है एसीटेट आयन में और हाइड्रोनियम आयन में। सो इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन किसके साथ? अनडिसोशिएटेड इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल के साथ। सो यदि हम केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करें तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? द कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब क्योंकि यहां पर वाटर एक्सेस में हमने लिया है तो इसलिए इसकी मोलर कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट होगी। तो इस कांस्टेंट क्वांटिटी को जब इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट गिव्स एन अनदर कांस्टेंट। दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाउ कॉल्ड एज अ Ka। A स्टैंड फॉर एसिड, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड। इट इज इक्वल टू
the acetate ion into hydronium ion molar concentration divided by ethanoic acid molar concentration. Suppose equilibrium पर इनिशियली हम इथेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं C मोल पर लीटर, तो इसको डिनोट कर लेते हैं यहां पर। दोबारा रिएक्शन लिखते हैं, इथेनोइक एसिड वाटर, it will give acetate ion plus hydronium ion. Initial stage पर, at initial stage, let the concentration of ethanoic acid is C मोल पर लीटर, यानी जब डिसोसिएशन नहीं हुई है तो उस समय पर एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन 0 है। लेट इक्विलिब्रियम स्टेज पर, एट द इक्विलिब्रियम स्टेज, लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है वो बात करेंगे पहले साथ ही। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। यानी आपने कितने मोल लिए थे और उनमें से कितने डिसोशिएट कर गए, दैट इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री मतलब एक्सटेंट, कितनी डिसोसिएशन हुई है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। यदि 1 हो जाए वैल्यू तो इसका मतलब जितने आपको मिले थे वो सारे के सारे यदि डिसोशिएट कर जाएं तभी वैल्यू 1 आएगी, तब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस हो जाता है। सो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सपोज वो अल्फा है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है मींस यदि आप 1 मोल ले रहे हैं इथेनोइक एसिड का, सो उसमें से अल्फा डिसोशिएट कर गए। सो जितने डिसोशिएट करेंगे उतने ही एसीटेट आयन मिलेंगे और उतने ही हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे। तो पीछे अनडिसोशिएटेड इथेनोइक एसिड कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा। लेकिन हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी वो तो C मोल पर लीटर थी, इसलिए उस C मोल पर लीटर में से फिर अनडिसोशिएटेड कितने रह जाएंगे, C इंटू 1 माइनस अल्फा। और ये कितने मिलेंगे, C अल्फा, ये भी उतने ही मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे C अल्फा। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेज पर ये जो कंसंट्रेशन हमें मिली है, इस कंसंट्रेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द एसिड में पुट अप करते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स Ka इक्वल टू एसीटेट आयन की इक्विलिब्रियम स्टेज पर कंसंट्रेशन कितनी है, C इंटू एसीटेट आयन की C अल्फा इंटू हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन यानी अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड कितना रह गया, C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब एक C से ये कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये वैल्यू रह जाएगी अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन बहुत कम होती है। देयरफॉर 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, लगभग 1 के बराबर होता है। और यदि ये 1 वैल्यू आ गई सारी तो Ka किसके इक्वल हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू Ka अपॉन C अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी। सो यहां से ये बिल्कुल क्लियर हो गया
कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज कॉल्ड एज अ ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ। अब यदि हम इसको थोड़ा और चेंज करें, इफ वी नो दैट कंसंट्रेशन जो होती है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यदि नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो 1 यहां पर हमने पुट किया तो C किसके इक्वल हो जाएगा 1/V के, और V इज इक्वल टू 1/C के इक्वल आ जाएगा। सो 1/C की जगह पर हम क्या रख देते हैं, V रख देते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KA इंटू 1/C की जगह क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो यहां से भी हम ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ को स्टेट कर सकते हैं। सो फिर स्टेटमेंट क्या हुई, ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ की स्टेटमेंट क्या हुई, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली proportional to the square root of concentration of the electrolyte. This is what we called as a Ostwald dilution law. छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेसिस के साथ रिएक्ट करने पर जो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को खो देते हैं उनको हम एसिड्स कहते हैं। इसी तरह से बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, जिनका सोपी टच होता है, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और एसिड्स के साथ रिएक्ट कराने पर जो अपनी बेसिक कैरेक्टर खो देते हैं उनको हम बेस कहते हैं। इस कंसेप्ट को क्लासिकल कंसेप्ट का नाम दिया गया। लेकिन सभी सब्सटेंसेस को इस टाइप से एसिड्स और बेस में क्लासिफाई करने के लिए दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करा के नहीं देखा जा सकता, या उनको टच नहीं किया जा सकता। तो इसलिए समय समय पर बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे आए जो सब्सटेंसेस को एसिड और बेस में क्लासिफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कंसेप्ट। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हेनियस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, acid is a substance which contain hydrogen and gives H ion when dissolved in water. When dissolved in water, यानी वो सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन होता है और जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम HCl की बात करें, वाटर में डिसॉल्व करने पर इट विल गिव H आयन एंड क्लोराइड आयन। यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड भी हमें H आयन और सल्फेट आयन देते हैं, यानी दोनों क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर। इसी तरह से यदि हम कुछ और सब्सटेंसेस की बात करें, जैसे इथेनोइक एसिड, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट विल गिव एसीटेट आयन एंड H आयन, ये भी H आयन दे रहा है। सपोज यदि हम कार्बोनिक एसिड की बात करें, कार्बोनिक एसिड भी हमें H आयन दे रहा है।
सो ये सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या है, एसिड्स हैं। परंतु इनमें से कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू H आयंस, और कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, यानी उनमें से कुछ मॉलिक्यूल डिसोशिएट करके H आयन देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं, जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। इसी तरह से वो एसिड्स जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं उनको हम वीक एसिड्स कहते हैं, जैसे इथेनोइक एसिड है, जैसे कार्बोनिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड्स है। इसी तरह से आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली बेस आर द सब्सटेंस which contain hydroxyl ion यानी OH ion and gives OH ion when dissolved into water, जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, वाटर में डिसॉल्व करने पर ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। इसी तरह से यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। इसी तरह से यदि हम कुछ और बेस लें, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाटर में डिसॉल्व करने पर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। सपोज और ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यदि हम ले, वाटर में डिसॉल्व करने पर ये एल्यूमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। यहां पर ये सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, और सभी में OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये सभी सब्सटेंसेस क्या हैं, बेस हैं। परंतु इनमें से कुछ ऐसे बेस हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और कुछ ऐसे बेस जो पार्शियली डिसोशिएट हो रहे हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज अ वीक बेस। इस आर्हेनियस कंसेप्ट से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन होता है, और बेस वो सब्सटेंस है जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड मस्ट बी ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, बेस मस्ट बी ए सोर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी उनमें H और एसिड्स में हाइड्रोजन और बेस में OH ग्रुप होना चाहिए, तभी वो एसिड या बेस होंगे। परंतु व्हाट अबाउट अमोनिया, यदि हम कुछ एग्जांपल लें, अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, यदि हम इन सब्सटेंसेस की बात करें, दे आर फाउंड टू बी बेसिक बट दे डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तब आर्हेनियस कैसे एक्सप्लेन करें इनको, हो नहीं सकता, क्योंकि उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो बेस वो सब्सटेंस है जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यदि हम ये एग्जांपल लें, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, बट इनके पास कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है, इनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है,
देन इनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक नया कंसेप्ट दैट इज द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। तो आइए अब देखेंगे कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड और बेस क्या होते हैं। लेकिन यहां इससे पहले मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं या जो हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं ये अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक्चुअल में यदि हम जैसे हाइड्रोजन आयन की बात करें, हाइड्रोजन आयन की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसीलिए ये वाटर से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी वाटर के साथ बॉन्ड बना लेता है एंड इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जब हाइड्रोजन आयन एक वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो, दो के साथ भी अटैच कर सकता है। यदि दो के साथ अटैच करेगा तो फिर क्या बनाएगा, H5O2 प्लस बनाएगा। इसी तरह से तीन के साथ अटैच भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर हम हाइड्रोजन आयन को या तो H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में लिखते हैं या हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी वाटर के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां पर जनरली हम हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में ही उसको रिएक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज ये जो एग्जिस्ट करता है ये वाटर के साथ कंबाइंड फॉर्म में, यानी वाटर प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, तो क्या हो जाएगा, ये H3O2 नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो आइए अब देखेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस दैट इज कॉल्ड एज द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस। नेक्स्ट कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंगली acids are the substance which donate protons। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को ले सकते हैं। अब ये प्रोटॉन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और 1 मास नंबर होता है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1 और प्रोटॉन होंगे 1। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर H पॉजिटिव आयन बन गया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गए, प्रोटॉन 1 रहा। दैट इज वाई एक प्रोटॉन की वजह से इस H पॉजिटिव आयन को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो इसलिए यानी हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन एक ही बात है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कुछ एक एग्जाम्पल लें, जैसे HCl है, वाटर के साथ जब ये कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, देन इट विल गिव हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब यहां पर क्या हुआ, HCl ने H आयन को डोनेट कर दिया और क्लोराइड आयन बना दिया, इसलिए HCl क्या है, एसिड है। इसी तरह से यदि हम इथेनोइक एसिड की बात करें, इथेनोइक एसिड में को जब वाटर के साथ आप रिएक्ट करते हैं, सो इट विल गिव एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन।
यहां पर एसिटिक एसिड ने H आयन डोनेट किया, दैट इज व्हाई इट इज एन ब्रॉन्स्टेड एसिड। यदि कुछ और एग्जांपल लें, सपोज हम बेस ले लेते हैं, अमोनिया की यदि हम बात करें, अमोनिया को वाटर के साथ जब हम ट्रीट करते हैं देन इट विल फॉर्म अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहां पर अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, दैट इज व्हाई इट इज ए बेस। इसी तरह से कार्बोनेट आयन को जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो इट विल फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, बिकॉज कार्बोनेट आयन एक्सेप्ट ए प्रोटोन, सो अगेन इट इज ए बेस। सो ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटोन को ले सकते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं, जो प्रोटोन को दे सकते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है, और जो प्रोटोन को ले सकते हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं। सो ये इजीली एक्सप्लेन कर पाया जो आर्हेनियस कंसेप्ट की लिमिटेशन थी, यानी अमोनिया जो हाइड्रोक्साइड आयन जिसके पास नहीं है बट इट इज ए बेस। सो ब्रॉन्स्टेड ने उसको एक्सप्लेन किया बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन, दैट इज व्हाई इट इज ए बेस। सोडियम कार्बोनेट वहां पर उसके पास कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं था, तो इसलिए वो आर्हेनियस बेस नहीं था, परंतु यहां पर एक्सप्लेन किया ब्रॉन्स्टेड ने बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन, दैट इज व्हाई इट इज ए बेस। इसी तरह से यदि हम एक दो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम अमोनिया की वाटर के साथ हम यदि रिएक्शन करें और HCl की वाटर के साथ रिएक्शन करें। अमोनिया की वाटर के साथ हमने अभी रिएक्शन की थी, हमें मिला अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। यहां पर अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, सो इट इज ए बेस। लेकिन वाटर ने क्या किया, वाटर ने अपने प्रोटॉन को डोनेट किया, सो हेयर वाटर इज एन एसिड। यदि हम इस रिएक्शन की बात करें, यहां पर HCl ने अपने प्रोटॉन को डोनेट किया, सो इट इज एन एसिड। बट उस प्रोटॉन को किसने एक्सेप्ट किया, वाटर ने, सो वाटर इज ए बेस। सो इन दो रिएक्शन से ये बिल्कुल क्लियर है कि वाटर एज एन एसिड भी एक्ट कर रहा है और वाटर एज ए बेस भी एक्ट कर रहा है। सो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड एज वेल एज बेस एक्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज अ एम्फोटेरिक इन नेचर। उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर का कहते हैं। सो यहां पर जो वाटर है वो एम्फोटेरिक नेचर का है। हम फिर एक और यही रिएक्शन लेकर दोबारा फिर इस कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज हम HCl की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये हमें दे रहा है हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। यहां पर HCl क्या है, क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो एसिड है, इसके प्रोटॉन डोनेट करने पर हमें क्या मिला, क्लोराइड आयन मिला। यहां पर वाटर H आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, सो वाटर इज ए बेस, वाटर बेस है। वाटर H आयन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। सो यहां पर HCl और क्लोराइड आयन में कितना डिफरेंस है, केवल H आयन का डिफरेंस है। लेकिन जो क्लोराइड आयन हमें मिला है दैट is able to accept a proton, that is why it will act as a base। ये बेस एक्ट कर सकता है। इसी तरह से वाटर से हमें हाइड्रोनियम आयन मिला है, लेकिन हाइड्रोनियम आयन हैव इट्स टेंडेंसी टू डोनेट ए प्रोटोन, दैट इज व्हाई हाइड्रोनियम आयन एक्ट एज एन एसिड। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, केवल H आयन का है। So such a pair of acid
and base which have a difference of only H ion, those are called as a conjugate acid base pair. Conjugate acid base pair. So इस रिएक्शन में HCl एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? क्लोराइड आयन है। इसी तरह से बेस वाटर है, उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर कहते हैं। सो सच ए पेयर ऑफ एसिड एंड बेस विच हैव ए डिफरेंस ऑफ H आयन, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आइए देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि किसी एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और किसी एक बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। यहां हमें कुछ एक ब्रोंस्टेड एसिड दिए हुए हैं, इनका हमने कॉन्जुगेट बेस लिखना है, और ब्रोंस्टेड बेस दिए हुए इनका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है। हमने अभी बात की थी कि ब्रोंस्टेड एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में केवल H आयन का डिफरेंस होता है, तो इसलिए ये हमें एसिड्स दे रखे हैं। एसिड्स हमने अभी बात की थी कि ब्रोंस्टेड एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H आयन को दे सकते हैं, जो प्रोटॉन को दे सकते हैं। यानी इनमें से यदि हम H आयन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो सब्सटेंस या जो स्पीशीज हमें मिलेगा वो क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा। H आयन को निकालने पर यहां पर क्या बचेगा? फ्लोराइड आयन। सो फ्लोराइड आयन इज ए कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस HF। यहां पर H आयन निकालने पर HSO4 नेगेटिव, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? कार्बोनेट आयन। इसमें से हमने H आयन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से जो ब्रोंस्टेड बेस है, ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं? जो H आयन को ले सकते हैं, जो प्रोटॉन को टेक ओवर कर सकते हैं। जब प्रोटॉन को ये लेगा तो क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा। जब ये प्रोटॉन को लेगा तो NH4 प्लस बन जाएगा। जब HCOO नेगेटिव ये प्रोटॉन को लेगा देन इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या हो जाएगा? HCOOH हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी ब्रोंस्टेड बेस का आप कॉन्जुगेट एसिड बता सकते हैं। यहां पर अब ब्रोंस्टेड और लॉरी कंसेप्ट ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि सोडियम कार्बोनेट क्यों बेसिक है या अमोनिया क्यों बेसिक है, परंतु कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जैसे AlCl3 है या BF3 है, ये कोई भी प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते हैं, बट दे आर द एसिड्स, इनकी एसिडिक नेचर होती है। इसी तरह से कुछ एक एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, इनकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बेसिक होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं। हमें पता है एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये इनकी रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये बेसिक क्यों है। इनकी इस एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने पर क्या सब्सटेंस बनता है। तो इस तरीके से इन लिमिटेशंस को, ब्रोंस्टेड और लॉरी कंसेप्ट की लिमिटेशन को फिर एक्सप्लेन किया ल्यूइस कंसेप्ट ने। तो आइए देखते हैं हम ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस। अकॉर्डिंग टू G.N. Lewis, acids are the substance which can accept a pair of electron, यानी वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो एसिड्स होते हैं। एंड बेस आर द सब्सटेंस which can donate a pair of electron, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, यानी जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? एसिड, वो बेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें अमोनिया
और BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन की। अब यहां पर अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन को डोनेट कर सकता है BF3 में। दैट इज वाई अमोनिया क्या है, एक ल्यूइस बेस है और इलेक्ट्रॉन पेयर BF3 एक्सेप्ट कर रहा है। दैट इज वाई जो BF3 है वो एक ल्यूइस एसिड है एंड इट विल फॉर्म ए कंपाउंड हैविंग ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस टाइप का ये कंपाउंड बना देता है। इसी तरह से और हम रिएक्शन की बात करें, जैसे अमोनिया और H आयन की। यहां पर अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है H आयन को। सो ये एक ल्यूइस बेस है। H आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है तो ये एक ल्यूइस एसिड है एंड सो इट विल फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड thus it will form the ammonium ion. It will form ammonium ion. इसी तरीके से फिर कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिनको हम ल्यूइस एसिड्स कहेंगे, यानी कोई भी ऐसा स्पीशीज, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम में ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब यहां पर BF3 जिसके सेंट्रल एटम के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सारे क्या होंगे, ल्यूइस एसिड्स होंगे। जैसे यदि हम ल्यूइस एसिड्स की बात करें जिनके पास सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, यानी जैसे AlCl3 है, BF3 है, तो इस टाइप के जो सब्सटेंस होंगे वो ल्यूइस एसिड्स होंगे। या कैटायंस जैसे कॉपर आयन है, जैसे सिल्वर आयन है, इनके ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। दैट इज व्हाई दे विल एक्ट एज एन ल्यूइस एसिड। इसी तरह से बेस फिर कौन से सब्सटेंस होंगे, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हो। जैसे अभी हमने बात की अमोनिया है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर सकता है। अमीन्स हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट किया जा सकता है। अल्कोहल है, वाटर है, तो वो सभी सब्सटेंस जो जिनके किसी एक एटम पर लोन पेयर होता है और जिसको डोनेट किया जा सकता है, वो स्पीशीज या वो सब्सटेंस ल्यूइस बेस होगा। इसी तरह से जो एनाइनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये सभी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे विल एक्ट एज एन ल्यूइस बेस। तो इस तरीके से ये था टोटल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसमें हमने पढ़े हैं 3 कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट और तीसरा ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।